टू माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका पसंदीदा चैनल योर फ्री एकेडेमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम, माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने स्टडी किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। हमने स्टडी किया कि कैसे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया और कैसे साइंटिस्ट ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। बेसिकली वो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी थी नहीं, वो डिस्कवरी थी कि इन एन एटम देयर एग्जिस्ट some positively charged particles called as Canal rays। गोल्डस्टाइन ने बेसिकली ये डिस्कवर नहीं किया था कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उसने ये चीज़ डिस्कवर नहीं की थी कि हमारे पास ये प्रोटॉन्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर। बेसिकली उसने इस चीज़ का एक मतलब कि एक स्टार्ट पॉइंट दिया था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसको उसने उसका नाम क्या दिया था, प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स की आगे डिस्कवरी है वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो रदरफोर्ड ने की थी। ये हम आगे जाके समझेंगे कैसे उसने की थी, लेकिन आपकी बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है कि 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को, तो आप इसको प्रोटॉन्स ही कहें कि गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को। बेसिकली गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर नहीं किया था प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लेकिन हम कहते हैं कि जैसे कैनाल रेस प्रोड्यूस की थी गोल्डस्टाइन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स है हमारे पास वो गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए थे। ठीक हो गया। सो मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इतना तो हमें पता चल गया कि जो न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास वो जीरो चार्ज वाले होते हैं, दे कैरी नो चार्ज, न्यूट्रल होते हैं हमारे पास। ये हम आज तक पढ़ते हैं। अब ये डिस्कवर करना बाकी है कि साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर कैसे किया, ठीक है। जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ना, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसने कहा था कि एटॉमिक मास जो होता है ना हमारे पास किसी एलिमेंट का, एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है, mass of protons, neutrons and electrons, ठीक है। वो सिर्फ हम किसकी बेसिस के ऊपर, वो सिर्फ हम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस के ऊपर नहीं बता सकते, ठीक है। हमें इसके लिए कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ भी चाहिए जिसका मैस बराबर हो प्रोटॉन्स के, ठीक है। 1920 में कुछ साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका मैस जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के, और उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बेसिकली एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये मैस कैरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1932 के अंदर चैडविक एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किए हमारे पास न्यूट्रॉन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया, इसको आप कहते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल, कोई भी लेड ब्लॉक कहते हैं, सपोज लेड का कहते हैं ब्लॉक एक,
ठीक है, एक लेड का ब्लॉक लिया, जब इसके साथ उसने एक लिया बेरिलियम टारगेट, अब जब उसने हाईली रेडियो एक्टिव ब्लॉक लिया ना, उसके अंदर से निकले अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। ये मैं आपको नेक्स्ट आगे से सुनाऊंगी कि अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हैं क्या और इनका रेडियो एक्टिव मटेरियल से रिलेशन क्या है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डिटेल नहीं लिखी हुई, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा डिटेल है कि अल्फा पार्टिकल्स का लिंक क्या है रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ। ठीक है, अब जब अल्फा पार्टिकल्स जो थे हमारे पास वो बेरिलियम टारगेट के ऊपर बम्बार्ड हुए, ठीक है, तो उसके सामने ही उसने एक पैराफिन वैक्स का ब्लॉक रखा हुआ था, पैराफिन वैक्स का ब्लॉक। जैसे ही वहां से अल्फा पार्टिकल से जो हमारे पास थे बेरिलियम टारगेट के ऊपर बम्बार्ड हुए, यहां से निकले न्यूट्रॉन्स। और जो न्यूट्रॉन्स थे ना वो हमारे पास ऑब्जर्व हो गए किसके अंदर, पैराफिन वैक्स के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद एंड पर जाके उसने एक चार्ज डिटेक्टर रखा जो कि था प्रोटॉन्स के लिए। अब जब पैराफिन वैक्स के अंदर न्यूट्रॉन्स जो थे वो ऑब्जर्व्ड हो गए, तो बाकी जो रह गए वो प्रोटॉन्स थे। नो द क्वेश्चन इज, साइंटिस्ट ने मतलब कि चैडविक ने पैराफिन वैक्स क्यों यूज की, वाई पैराफिन वैक्स? बेसिकली पैराफिन वैक्स यूज करने का मकसद ये था कि ये ऑब्जर्व करे न्यूट्रॉन्स को। क्यों करे ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स को? क्योंकि न्यूट्रॉन्स की हाफ लाइफ जो होती है ना वो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक हो गया। जैसे ही हमारे पास ऑब्जर्व हुए न्यूट्रॉन्स पैराफिन वैक्स के अंदर, जो रिमेनिंग रह गए वो हमारे पास क्या थे, प्रोटॉन्स, जो कि आगे डिटेक्टर ने ऑब्जर्व कर लिए। इस वजह से साइंटिस्ट ने कहा कि एक एटम के अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनके पास चार्ज तो ज़ीरो होता है, मीन्स दे आर न्यूट्रल, बट जो उनका मैस होता है वो इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक हो गया। देन इसका एक रिएक्शन था, बेरिलियम टारगेट हमारे पास एक बेरिलियम एक एलिमेंट है 9/49 इसका, ये हमारे पास एटॉमिक मैस और मैस नंबर। ठीक हो गया। प्लस हीलियम जो है हमारे पास, ये क्या है, हीलियम जो है हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल है। ठीक है। जैसे ही हीलियम जो था मतलब कि अल्फा पार्टिकल ने बम्बार्ड किया बेरिलियम टारगेट के ऊपर, इन दोनों का आपस में हुआ रिएक्शन, और उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या हुआ, कार्बन आया प्लस एक न्यूट्रॉन जो था हमारे पास वो लिबरेट हुआ। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है न्यूट्रॉन्स का। ये लाजमी आप लोगों ने पेपर के अंदर लिखना है कैसे हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल ने बम्बार्ड किया बेरिलियम टारगेट के ऊपर, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ और कार्बन 12 ऑब्टेन्ड हुआ और एक न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। पहली बात, न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, ये हमने पढ़ा कि ये न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज कैरी नहीं करते। ठीक है। सेकेंडली, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। हाईली पेनिट्रेटिंग से मुराद क्या है, एक्सपोज, कोई एक सोर्स है, इसके ऊपर जब न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं ना तो वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक हो गया। और थर्ड पॉइंट, mass of neutron is equal to mass of
प्रोटॉन। जो नेक्स्ट हमारे पास है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड ने अब एटॉमिक मॉडल दिया था। यहाँ से अब एटॉमिक मॉडल शुरू हो रहे हैं साइंटिस्ट की, अब डिस्कवरी शुरू हो रही है कि वाकई में जो साइंटिस्ट ने पहले प्रेडिक्ट किया था 18th और 19th सेंचुरी के अंदर कि जो हमारे पास एटम होता है वो टोटली या तो वो एम्प्टी होता है, ये भी कुछ साइंटिस्ट ने कहा था। ठीक है, या फिर कहा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे पास वो अंदर इसके एटम के अंदर घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने कहा अब इनकी डिस्कवरीज करने की बारी है। ये तो हमें पता चल गया कि एटम एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास डिस्कवर हो गया। अब साइंटिस्ट ने कहा कि अब हम डिस्कवर करते हैं कि वाकई जो एटम होता है हमारे पास उसके अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते, बस एक थ्योरी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। फॉयल का बच्चों आपको अच्छी तरह पता होगा फॉयल क्या होती है, एक पीस ऑफ पेपर की तरह होती है। ठीक है, एक शाइनी लस्ट्रस पेज होता है। ठीक हो गया, उसने एक गोल्ड फॉयल पेपर लिया। ठीक है, उसका इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? उसने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं जानूंगा कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड एटम, जैसे मैंने आपको भी बताया। उसका इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि कैसे जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे पास एक एटम के अंदर। ठीक है, उस मकसद के लिए उसने क्या किया, उसने 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल ली। ठीक है, जब उसने इतने सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल ली उसके ऊपर उसने बम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल्स। अब ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से आए थे? ये अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जनरेट हुए थे। लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया। ठीक हो गया। बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल होता है ना वो हीलियम 4 का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स को बेसिकली यूज क्यों किया जाता है ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के अंदर? क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग रेंज होते हैं, इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। उसने एक गोल्ड फॉयल ली, सपोज ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है, उसके ऊपर उसने हीलियम की जो थी हमारे पास वो दी रेडिएशंस। ठीक है, ये देखिए सपोज ये रेडिएशंस आ रही हैं। ठीक है, अब देखें हमने पढ़ा था कि एटम जो होता है हमारे पास वो किस तरह होता है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जब उसने बम्बार्ड किया ना अल्फा पार्टिकल्स को, पॉजिटिव चार्जेस को, ठीक है, उसने क्या डिस्कवर किया? उसने डिस्कवर किया कि कुछ जो पॉजिटिव चार्जेस थे ना वो सीधे पास कर गए, कुछ जो थे वो सीधे पास कर गए। ठीक है, कुछ जो थे वो इस तरह डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, और कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट बैक कर गए। ये उसकी 3 ऑब्जर्वेशंस थी। जबकि ज्यादातर जो थे ना हमारे पास वो सीधे स्ट्रेट गए, वो ना तो डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड गए ना वो हमारे पास बैकवर्ड गए, वो सीधे पास कर गए इसके अंदर से। अब इसके बाद इसने ऑब्जर्वेशंस क्या थी? उसने कहा इसकी ये एक्सपेरिमेंट इसका हो गया। ठीक हो गया, हीलियम का न्यूक्लियस था हमारे पास। ठीक है, उसने बम्बार्ड किया हमारे पास इसके ऊपर गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, ज्यादातर जो थे हमारे पास वो मोस्टली स्ट्रेट पास कर गए, कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुआ।
ठीक है, उनमें से कुछ जो थे वो लार्जली डिफ्लेक्ट हो गए, इसको स्ट्राइक करके, सेंटर को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, कुछ जो थे हमारे पास वो वापस आ गए। ठीक है, अब उसने कहा कि ज्यादातर जो थे ना, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, मतलब कि स्ट्रेट पूरे गए। ठीक हो गया, जिसके अंदर से जो फ्यू थे ना, कुछ मतलब के वो डिफ्लेक्टेड बैक कर गए, और कुछ जो थे वो लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट किए। कुछ जो थे वो लार्ज एंगल्स पे किए और कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट कर गए बैक। अब हम स्टडी करेंगे इसके रिजल्ट्स, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के। ठीक है, सबसे पहले वाला क्या था कि ज़्यादातर जो हमारे पास पार्टिकल्स थे ना हमारे पास, वो फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड रहे। जब ज़्यादातर पार्टिकल्स हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जो ज़्यादातर वॉल्यूम है ना एटम का, वो एम्प्टी है। ठीक है, वो स्ट्रेट पास कर गए, वो किसी से कोलाइड नहीं किए, किसी के साथ उसका रिएक्शन नहीं हुआ, वो स्ट्रेट पास कर गए। ठीक हो गया, उसके बाद उसने कहा था नंबर 2 पर जो डिफ्लेक्शन हुआ था फ्यू पार्टिकल्स का, कैसे लार्ज एंगल के ऊपर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन हुआ था, वो क्या प्रूव करता है? वो कहता है कि जो सेंटर है ना हमारे पास एटम का, वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, जिसको उसने कहा न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, जब ये काफी ज्यादा जो थे, कुछ जो थे हमारे पास वो डिफ्लेक्ट कर गए लार्ज एंगल्स के ऊपर, ऐसे एटम है, ऐसे करके ऐसे आगे, तो उसने कहा कि जो सेंटर है ना वो हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, जिसने इसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक हो गया, उसके बाद नंबर 3 के ऊपर कुछ जो थे वो बाउंस बैक कर गए, बाउंस बैक। इस चीज ने क्या थ्योरी दी? इस चीज ने कहा कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना वो डेंस है और हार्ड है। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई उसकी एक्सपेरिमेंट्स की। ठीक हो गया, उसके अलावा उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने तो कहा था ना, जो सॉरी जे थॉमसन ने कहा था कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक ही सब एटम्स में होते हैं, लेकिन नहीं, रदरफोर्ड ने कहा था कि ऐसा तो होता ही नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, उसके अलावा एटम जो होता है हमारे पास वो होली तौर पर न्यूट्रल होता है। इससे मुराद क्या है? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इसने कही थी वो ये थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के अलावा तमाम जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो एटम के अंदर होते हैं, मीन्स इन अ न्यूक्लियस, और उसको उसने कहा था न्यूक्लियॉन्स। जो पार्टिकल्स हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे पास, उसने उसको कहा था न्यूक्लियॉन्स, जो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास वो रिवॉल्व अराउंड कर रहे होते हैं हमारे पास किसके? एटम के। कवर करेंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर डिफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था एटम का वो ठीक नहीं था। ठीक है, कैसे ठीक नहीं था? जैसे मैंने बताया, प्लम पुडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो थे हमारे पास वो सारे एटम के अंदर हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो रिवॉल्व अराउंड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, उसके अलावा इसके अंदर दो डिफेक्ट्स है इसके मॉडल के अंदर, रदरफोर्ड के अंदर। पहली बात, जो क्लासिकल थ्योरी थी ना रेडिएशन की,
क्लासिकल थ्योरी रेडिएशन की क्या है कि जैसे कि कैसे एक एटम एनर्जी ऑब्जर्व करता है और कैसे एनर्जी जो होता है हमारे पास वो एमिट करता है। इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो तो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, वो एक चार्ज पार्टिकल है। उनके मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल हैं तो वो इमिट करेंगे एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, और इमिट करते करते एनर्जी उनको चाहिए कि वो फॉल कर जाए इनटू न्यूक्लियस। कैसे? सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है और ये न्यूक्लियस है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो इमिट कर रहा है एनर्जी कंटिन्यूसली तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी इमिट करते करते वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। ठीक हो गया। इसकी बात ये है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है, ठीक है, तो जो उसका ऑर्बिट होता है ना वो छोटा हो जाने लग पड़ता है। उसका रेडियस जो होता है हमारे पास वो छोटा होने लग पड़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास वो फॉल कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, फॉल इनटू न्यूक्लियस। उसके अलावा साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास अगर इमिट कर रहा है एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इमिट कर रहा है एनर्जी कंटिन्यूसली तो उसको चाहिए वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे। स्पेक्ट्रम का आपको पता है, जब वाइट लाइट पास करती है एक प्रिज्म के ऊपर तो वो 7 रेज के अंदर स्प्लिट अप हो जाता है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम के आगे 2 टाइप्स हैं, वो हम ज़्यादा आगे डिटेल में जाके समझेंगे। एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है हमारे पास, उसके अंदर जो कलर होते हैं ना हमारे पास वो विजिबल नहीं होते, मतलब कि सारे एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं। ऐसे देख लें, ऐसे मर्ज जाएंगे। ये कंटिन्यूअस पे जैसे हमारे पास रेनबो होती है, ठीक है ना, रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं ना हमारे पास, वो सारे एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं हमारे पास मर्ज होते हैं। अगर लाइन स्पेक्ट्रम होगा तो लाइन स्पेक्ट्रम में कैसे होगा, ये लाइन होगी, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, डिफरेंट कलर्स की लाइन। कहते हैं कि अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास इमिट कर रहा है एनर्जी कंटिन्यूसली तो उसको चाहिए वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे, ना कि लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरी है, उसके मुताबिक जो था इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो एक लाइन स्पेक्ट्रम देता है, क्योंकि उसकी जो ट्रांजिशंस होती है ना हमारे पास एनर्जी लेवल्स की, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, एनर्जी लेवल्स की वो डिस्क्रीट होती हैं, मतलब कि कंटिन्यूस नहीं होती, कभी एक दफ़ा हो रही है फिर थोड़ी देर बाद दूसरी दफ़ा हो रही है, तो वो एक लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है हमारे पास। तो अब हम देखेंगे बुक से कि हमने आज क्या क्या स्टडी किया है। सबसे पहले हमने स्टडी किया है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने कहा कि एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से सिर्फ, ठीक है। फिर 1920 के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल जो थे हमारे पास जिनका मास इक्वल था प्रोटॉन के अंदर, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए एक एटम के अंदर, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस रिसर्च में गए कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल जरूर है एटम के अंदर। 1932 के अंदर चैडविक ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उसने बेरिलियम टारगेट लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, ठीक हो गया। उसके नतीजे में उसके पास एक न्यूट्रल पार्टिकल्स आए जिसको उसने इसका नाम दिया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। साथ अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं हमारे पास, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं और ज़्यादातर जो इनका मैस पार्टिकल होता है इन पार्टिकल्स का मैस होता है वो इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ, डू यू नो एन एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन्स इन एन एटम? यस, दैट्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है हमारे पास, इसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। वो डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय 1886 बाय गोल्डस्टाइन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम न्यूट्रॉन? अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन डिफर कैसे करता है न्यूट्रॉन में। सबसे पहले बात आती है चार्ज की। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन के पास होता है न्यूट्रल, जीरो चार्ज, नो चार्ज, ठीक है। उसके अलावा जो मैस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, मैस जो होता है हमारे पास
वो 1836 टाइम्स लेस होता है देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया, न्यूट्रॉन से बहुत ज़्यादा लेस होता है इनका मास। देन और इसके अलावा ये हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। एक्सप्लेन हाउ एनोडेज आर फॉर्म फ्रॉम द गैस पैन। जैसे मैंने आपको कल बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि कैसे जो हमारे पास एनोडेज होती हैं हमारे पास पैदा होती हैं आयनाइजेशन रिएक्शन की वजह से गैस मोलिक्यूल्स के और प्रोटॉन्स के, मतलब कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन के। देन हमारे पास है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। उसने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था इतने थिक गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को लिया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। ठीक है, ही ऑब्जर्व अल्फा पार्टिकल का इफेक्ट पड़ा था फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, जिसके ऊपर स्क्रीन कोटेड थी हमारे पास जिंक सल्फाइड की, ZnS की। ठीक हो गया, उसने प्रूफ किया कि प्लम पुडिंग मॉडल जो था हमारे पास वो करेक्ट नहीं था। ये था उसका एक एक्सपेरिमेंट। जो स्मॉल डिफ्लेक्शन थी हमारे पास, उसकी जो प्रोटॉन न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, मेजोरिटी जो थे हमारे पास वो अनडिफ्लेक्टेड थे, स्ट्रेट गए टोटल। ठीक है, ज़्यादातर का था वो लार्जली डिफ्लेक्ट हो गए हमारे पास न्यूक्लियस को टकराने के बाद, और ज़्यादातर जो थे हमारे पास वो थे रिपेल्ड बैक हो गए। ठीक है, आगे ऑब्जर्वेशन जो थी हमारे पास मेड बाय रदरफोर्ड क्या थी कि तमाम ज़्यादा पार्टिकल जो थे हमारे पास वो अनडिफ्लेक्टेड गए, जो कि एटम की एम्प्टीनेस को शो करते हैं। ठीक है, 2000 जो थे 20,000 जो थे हमारे पास पार्टिकल्स, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट कर गए एट वेरी लार्ज एंगल्स के ऊपर, जबकि फ्यू जो थे हमारे पास बाउंस बैक हुए ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। रिजल्ट क्या थे हमारे पास गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट के? सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, जो ज़्यादा पार्टिकल्स थे पास के फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम होता है हमारे पास ऑक्यूपाइड बाय एन एटम वो एम्प्टी है। डिफ्लेक्शन फ्यू पार्टिकल्स का प्रूफ करता देयर इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कुछ जो थे हमारे पास उसको टकराने के बाद वो डिफ्लेक्ट हो गए, उसके बाद उसने ये चीज़ प्रूव की कि ज़्यादातर जो हमारे पास एटम का जो सेंटर है ना हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना होता है। ठीक है, जिसको उसने कहा न्यूक्लियस। देन जो कंप्लीट रिस्पॉन्स था फ्यू पार्टिकल्स का, उसने शो किया कि जो न्यूक्लियस है हमारे पास वो बहुत डेंस है और हार्ड है, कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स है हमारे पास उसको टकराने के बाद वापस रिपेल्ड बैक हो रहे हैं। ये डेंस और हार्डनेस को उसकी शो कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा उसने कहा था इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात उसने, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रदरफोर्ड का वक्त था वो यही था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो न्यूक्लियस के रिवॉल्व अराउंड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसने कहा था एटम जो तमाम पूरा होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास वो इक्वल होते हैं। जैसे मैस ऑफ प्रोटॉन्स और मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है, इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं दूसरे के। इलेक्ट्रॉन के अलावा जो तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। मींस प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, ये सारे जो होते हैं हमारे पास वो जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियस। देन डिफेक्ट्स ने प्रूव किया कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था हमारे पास वो तो था इनकरेक्ट, लेकिन इसके अंदर था हमारे पास जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके अंदर भी कोई ना कोई हमारे पास जो थी कुछ डिफेक्ट्स थे। पहला डिफेक्ट था कि क्लासिकल रेडिएशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इमिट करेगा एनर्जी कंटिन्यूसली और फिर अल्टीमेटली फॉल कर जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है एनर्जी कंटिन्यूसली तो उसको चाहिए कि वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने कहा ये एटॉमिक मॉडल तो हमारे पास एक आ गया, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है हमारे पास डिफेक्ट्स भी हैं। उसके अंदर ये क्वेश्चंस थे कि क्या एटम जो है हमारे पास कोलैप्स कर सकता है और स्टेबल क्यों होता है। दो क्वेश्चंस थे, अगर तुम्हारे पास वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है तो हमारे पास क्यों दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर वो एनर्जी फॉल कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर तो क्यों फॉल कर रहा है, ठीक है, वो कोलैप्स क्यों कर रहा है। अगर वो नहीं फॉल कर रहा तो वो स्टेबल क्यों है, ठीक है। उसके अलावा था कि व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, एटम जो है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दे रहा है। साइंटिस्ट कंसीडर मस्ट इट इंडिकेटर फॉर। अब साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है हमें कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर मिल गए, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो इतना भी परफेक्ट नहीं है, इसके लिए कोई ना कोई हमें एक और मॉडल चाहिए जो कि हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।